हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके थे गोलीय संधारित्र के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने गोलीय संधारित्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया था उसकी धारिता के लिए। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए, संधारित्रों का संयोजन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला संयोजन होता है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, जिसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणीक्रम संयोजन में हम संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने के लिए हम एक संधारित्र को लेंगे, ये हमने पहला संधारित्र लिया। अब इसके साथ में दूसरे संधारित्र को कैसे जोड़ना है, तो दूसरे संधारित्र को हम इस तरह से जोड़ेंगे जिससे कि इस पहले संधारित्र की ये जो दूसरी प्लेट है वह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से वायर को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के साथ में जोड़ देंगे। फिर आगे और एक और संधारित्र हमें जोड़ना है, तो उसे कैसे जोड़ेंगे, इसी तरह से सीरीज में जोड़ेंगे। उसमें इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में जुड़ जाएगी। इस तरह से यह संयोजन आगे चलता रहेगा। हम यहाँ पर तीन संधारित्र लेकर के उसकी कुल धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले हैं कि इस तरह से हम संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ दें तो इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी। तो हम तीन संधारित्र पर बात करने वाले हैं यहाँ, और ये इनका श्रेणीक्रम संयोजन है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, जो पहला संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट ये होगी, और इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट के साथ में जोड़ेंगे हम, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ। इसी प्रकार जो दूसरा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ और इसी प्रकार आगे भी जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये तो हुआ श्रेणीक्रम संयोजन। अब इस श्रेणीक्रम संयोजन में हम यहां कितने संधारित्र की बात करें, तो हम यहां बात करें तीन संधारित्र की। हम यहां तीन संधारित्र लेते हैं, या तीन संधारित्रों को श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ देते हैं। हमने इनको श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ दिया। मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला संधारित्र है इसकी धारिता कुछ अलग है, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता कुछ अलग है, और तीसरे संधारित्र की धारिता भी कुछ अलग है। तो माना जो पहले वाला संधारित्र है इसकी धारिता है C1, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता है C2 और तीसरे वाले संधारित्र की धारिता है C3। हमने ये अलग अलग धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा है। तो माना
पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 तथा तीसरे की C3 है। अब यहां पर इनकी धारिता हो गई अलग अलग। अब हमें इन्हें आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए हम इन्हें बैटरी से जोड़ेंगे। हमने इनको बैटरी से जोड़ा, तो बैटरी से जोड़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो बैटरी है उसका धनात्मक टर्मिनल पहले संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक टर्मिनल जो अंतिम संधारित्र है C3, तीसरा संधारित्र, उसकी दूसरी प्लेट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां से धनावेश जाएगा वो पहली प्लेट पर पहुंच जाएगा C1 की पर, तो यहां पर ये जो आवेश गया धनावेश वो इसकी पहली प्लेट पर जाकर के वितरित हो गया। ये हो गया यहां पर आवेश धनावेश पहली प्लेट पर। अब इस पहली प्लेट पर जैसे ही धनावेश आएगा तो इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण अंदर की तरफ कौन सा आवेश आ जाएगा, तो आप देखेंगे धनावेश इस प्लेट के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो इतनी ही मात्रा में यहां पर ऋणावेश आ जाएगा। और अब आप देखेंगे यहां धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा कैसी है, समान है। जितनी मात्रा में अंदर ऋणावेश आया है उतनी ही मात्रा में इस दूसरी प्लेट पर बाहर की तरफ धनावेश आने वाला है। अरे भाई, जब ये इस पर प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगाएगा, आप देखेंगे कि इसके ऋणावेश को तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो जितनी मात्रा में यहां ऋणावेश आएगा उतनी ही मात्रा में इस बाहर की प्लेट पर धनावेश आ जाएगा। इस तरह से यहां पर धनावेश आ जाता है। अब क्या होगा कि ये जो धनावेश है यह आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके जो दूसरा संधारित्र है उसकी पहली प्लेट पर जाकर के वितरित हो जाएगा अंदर की तरफ। तो मान लेते हैं कि हम यहां पर जो हमने धनावेश दिया है ये धनावेश है Q, तो यहां आने वाला ऋणावेश भी कितना होगा, -Q। यहां पर फिर जो आगे धनावेश गया है उसकी मात्रा भी कितनी होगी, Q। और इस पर प्रेरण के कारण जो C2 की दूसरी प्लेट है उस पर ऋणावेश कितना आएगा, तो उस पर ऋणावेश भी कितना आएगा, -Q। इस तरह से फिर आगे आने वाला धनावेश आगे मूव करेगा, वो यहां पर वितरित होगा, यहां आएगा +Q और यहां पर आने वाला ऋणावेश -Q। इस तरह से इन प्लेटों पर या इन संधारित्रों पर समान मात्रा में आवेश आ जाता है। ये इन्हें आवेशित करने की प्रक्रिया हुई। ये जो आपकी बैटरी है ये इसका धन टर्मिनल और ये इसका ऋण टर्मिनल हो गया। अब हमें इन पर देखना है कि विभव की मात्रा क्या है। क्योंकि इन तीनों संधारित्रों की धारिता अलग है और आवेश इन पर समान मात्रा में आ रहा है, तो इनका विभव समान नहीं हो सकता। आपने पढ़ा था धारिता C = Q/B, कुछ इस तरह से। अब आप विभव की बात कर रहे हैं तो विभव = Q/C। अब आप पहले संधारित्र के लिए देखेंगे तो पहले संधारित्र के लिए विभव V1 = Q/C1, दूसरे संधारित्र के लिए V2 = Q/C2। क्योंकि आवेश समान है लेकिन धारिता अलग अलग है, तो विभव भी इन पर कैसा होगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर पहले जो संधारित्र है इस पर विभव आता है मान लीजिए V1, दूसरे संधारित्र पर विभव आता है V2 और तीसरे संधारित्र पर विभव आता है V3। इस तरह से इन पर अलग अलग विभव आ जाता है। और हम देखेंगे कि यहां से और यहां तक जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच में कुल विभव कितना है, तो उस कुल विभव को मान लेते हैं हम कि वो कुल विभव है V। यहां से और यहां तक कुल विभव कितना है V, इनको कोई पॉइंट नाम दे देते हैं A और B। तो A और B के बीच में कुल विभव V है, लेकिन इनका जो विभव है वो अलग अलग है। पहले संधारित्र का V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3 है। तो देखिए इसे लिखते हैं कि इसके जो विभव है उनका और आवेश का कैसे वितरण होता है। देखिए अब हम इन्हें आवेशित करने के लिए एक
बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या आएगा, प्लस क्यू आवेश आ रहा है। इससे पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आता है, एवं प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर अंदर की तरफ समान मात्रा में कितना आवेश आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। अब जब इस पर दूसरी प्लेट पर अंदर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा तो बाहर की प्लेट पर कितना आवेश आता है, प्लस क्यू आवेश आएगा, जो बाहर से आगे मूव करके C2 की पहली प्लेट पर अंदर की ओर जाकर के वितरित हो जाएगा। यह अब इसके बाहर की तरफ आने वाला प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार तीनों संधारित्रों पर समान मात्रा में आवेश आ जाता है। हाँ, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस टॉपिक में थ्योरी कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो कुछ नहीं है थ्योरी में। पहले तो हमने ये लिखा है कि इन्हें हम जोड़ते कैसे हैं, और उसके बाद में हमने इनके बारे में लिखा है कि इनकी धारिता अलग अलग है और इनको आवेशित कैसे करते हैं। तो आवेशित करने की प्रक्रिया में इनकी प्लेटों पर आवेश किस तरह से एक समान मात्रा में पहुंचता है। और यह आपको यदि एग्जाम में आता है तो लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमें बताना भी जरूरी होता है यदि पूरे नंबर लेने हैं तो, कि कैसे तो इन पर प्लेटों पर समान आवेश आने वाला है और किस तरह से इनकी धारिता अलग अलग है और कैसे इनका विभव अलग अलग होने वाला है। तो अभी हम विभव की बात करने वाले हैं। चूंकि तीनों संधारित्रों की धारिता कैसी है, अलग अलग है, तथा आवेश कैसा है, आवेश का मान समान है, अतः इन पर आने वाला विभव भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। अतः इनका विभव अलग अलग होगा। और जो अलग अलग विभव है उसे हम मान लेते हैं, माना यह है V1, V2 तथा V3 है। ये इन पर आने वाला विभव हो गया जो अलग अलग है, V1, V2 और V3। लेकिन A और B के बीच का जो कुल विभवांतर है वो मान रहे हम कितना है, B है। लेकिन
ए व बी के मध्य कुल या तुल्य भी कहते हैं इसे, कुल विभवांतर V है। तो ये जो विभवांतर V है वो इन तीनों विभवों के जोड़ के इक्वल होगा। यदि इन तीनों विभवांतरों को जोड़ते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 तो इस कुल विभवांतर के बराबर होने वाला है इनका योगफल। अब आप देखिए V1, V2 और V3 इनका मान कितना होगा। तो पहले संधारित्र के लिए V1 कितना होगा, तो आपको पता है अभी हम देख रहे थे कि जो संधारित्र है उसकी धारिता का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो विभव का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन C। तो पहले संधारित्र के लिए V1 आवेश बटे धारिता, आवेश कितना है पहले संधारित्र पर, तो पहले संधारित्र पर आवेश है Q अपॉन इसकी धारिता कितनी है पहले संधारित्र की, तो पहले संधारित्र की धारिता है C1। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू दूसरे संधारित्र का आवेश बटे दूसरे संधारित्र की धारिता। इसी तरह से V3 को लिखेंगे हम Q अपॉन C। ये इन तीनों संधारित्रों के विभव का मान हो गया। अब उठा करके हम ये विभव का मान यहां पुट करते हैं तो क्या आने वाला है। अच्छा आप ये विभव भी देख लेते हैं, जो कुल विभव है, जो कुल विभव है उसे कैसे लिखेंगे हम, यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो, या फिर हम इसे CS से भी लिखते हैं कि सीरीज की कुल धारिता CS हो, तो कुल विभव को कैसे लिखेंगे हम, कुल विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश तो कितना है, तो सब पर आवेश समान है Q, तो कुल आवेश भी कितना हो गया इन पर Q बटे कुल धारिता, और तीनों की कुल धारिता मान रहे हैं हम CS। तो B की वैल्यू हो गई Q अपॉन CS। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और दिस इज थर्ड। तो पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को यूज करके हम यहां पर इसकी कुल धारिता या तुल्य धारिता CS का मान निकालने वाले हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तो हम तीनों समीकरणों को काम में लेंगे। तो यहां पर B का मान तो हम समीकरण 3 से रखने वाले हैं, जो कितना है Q अपॉन CS, और B1 का मान यहां से, B2 का मान यहां से, B3 का मान यहां से। तो देखिए कितना आएगा, B की वैल्यू पुट करेंगे हम Q अपॉन CS इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू है Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू है Q अपॉन C3। Q कॉमन आ रहा है इधर से और ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। हम यहां से Q कॉमन लेंगे तो ऐसे आएगा ये Q बाहर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सामने से Q है बाहर और इधर से Q से ही Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्टेप आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इस संयोजन की या श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला हो जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इस तरह से 3 संधारित्र उन्हें हमने जोड़ेगा, ये पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। इस पहले संधारित्र की धारिता है 2 माइक्रोफैराड, ये दूसरे संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड और तीसरे संधारित्र की धारिता है 6 माइक्रोफैराड। और हमसे पूछता है कि इस संयोजन की कुल धारिता या तुल्य धारिता कितनी होगी। तो ये C1 की वैल्यू हो गई, ये C2 की और ये C3 की। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, CS उसे निकालना है हमें। तो तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला ये रहा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 और C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है 2 माइक्रोफैराड प्लस
1/C2, तो 1/C2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइक्रोफैरड प्लस 1/C3, तो 1 और C3 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। 1/CS इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया हमारे पास में 12 माइक्रोफैरड, यहां पर आएगा आपके पास 6 माइक्रोफैरड प्लस 6 प्लस यहां पे आने वाला है 3 प्लस यहां आने वाला है 2, तो कितना हो गया टोटल? ऊपर टोटल हो गया हमारे पास में 11/12 माइक्रोफैरड। और जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो CS पहुंच जाएगा ऊपर इज इक्वल टू, इधर से इसको उल्टा करेंगे तो 12 ऊपर 11 नीचे माइक्रोफैरड। ये आ गई तुल्य धारिता इस पूरे संयोजन की। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। अच्छा 11 से हम 12 को डिवाइड करें तो समथिंग अबाउट ये आने वाला है 1.09 माइक्रोफैरड कुछ इतना। तो आप देखेंगे यहाँ कि जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता 2 की, दूसरे वाले की 4 और तीसरे वाले की 6 माइक्रोफैरड है, लेकिन इनकी कुल धारिता कितनी आई? 1.09 या फिर 1.1 समथिंग मान लेते हैं हम, तो एक और उससे थोड़ी सी ज्यादा, इतनी सी इसकी धारिता आती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीनों संधारित्र हैं इनकी अलग अलग धारिताओं से भी इसकी कुल धारिता कैसी है, कम है या ज्यादा? तो कम है। तो जब हम बात करते हैं कि हम श्रेणीक्रम संयोजन को काम में कहां लेते हैं, तो श्रेणीक्रम संयोजन काम में कैसे और कब लिया जाता है, तो इसके लिए आप एक उदाहरण देखिए कि यहाँ पे कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां पर आपको संधारित्रों की जरूरत है और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आपको एक 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र की जरूरत है, लेकिन हमारी जो लैब है उसमें माना 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र पड़े हुए हैं। हमें जरूरत है 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की और यहाँ पर जो उनकी धारिता है, जो लैब में संधारित्र है उनकी 4 माइक्रोफैरड। तो इनसे 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों से 2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र कैसे बनाया जाए, तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम आई। तो हम क्या करेंगे, इन 4 माइक्रोफैरड वाले 2 संधारित्र लेते हैं। हमने 4 माइक्रोफैरड वाले कितने संधारित्र लिए? 2, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। 2 संधारित्र लिए और उन दोनों को हमने इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो आप देखेंगे C1 का मान कितना होगा? कोई 4 माइक्रोफैरड और C2 का मान 4 माइक्रोफैरड, और हमें अब इनसे 2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र मिल जाएगा या फिर 2 माइक्रोफैरड धारिता मिल जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ना हम इनकी कुल धारिता देखते हैं, तो वह कुल धारिता 2 माइक्रोफैरड के बराबर आने वाली है। चेक करते हैं। तो क्या है हमारे पास में फॉर्मूला? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 4 प्लस 1/C2 की वैल्यू भी कितनी है? 4। तो 1/CS इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 1 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2, उल्टा करके लिखते हैं तो CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो आपने देखा जब हमारे पास में लैब में 2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र नहीं है और 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र हैं, तो हमें 4 माइक्रोफैरड से कम संधारित्र, कम धारिता वाला संधारित्र बनाना है। तो इन संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और कम धारिता वाला संधारित्र प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल से ये तो क्लियर हो जाता है कि जो ये तुल्य धारिता आती है CS इस श्रेणी क्रम संयोजन की, ये इन सभी संधारित्रों की धारिताओं से कैसी आने वाली है? कम या ज्यादा? तो कम आने वाली है। तो श्रेणी क्रम संयोजन को हम तभी काम में लेते हैं जब हमें कम धारिता वाला संधारित्र बनाना होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन में काम आने वाले सभी संधारित्रों की धारिता से कैसी होती है? कम होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि यदि हम श्रेणीक्रम संयोजन में संधारित्र लें काम में 4, 5, 10, 15 कितने भी, और उनमें देखें कि सबसे कम धारिता वाला संधारित्र कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे कम संधारित्र वाला धारिता वाला ये रहा पहला संधारित्र, जिसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद में जो तुल्य धारिता मिलती है वो इस सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होगी। तो इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्राप्त तुल्य धारिता उस संयोजन में उपस्थित सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कैसी होती है, कम होती है। और यहाँ पे हमारा जो श्रेणीक्रम संयोजन का टॉपिक है वो खत्म होता है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए आपकी अलग से प्रॉब्लम क्लास कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।